Hello guys, in this video I am going to discuss theorem number 8.1.3 SK MAPA book page number 253. Okay, and यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे साथ में 2 लोग ज्वाइन हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी। देखो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होता क्या है कॉन्टिन्यूटी के लिए, आपको पहले से पता है। कॉन्टिन्यूटी का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ, आर्यन बताओ। क्या भैया? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बताओ कॉन्टिन्यूटी का क्या होता है। फिर इसको हम रिकरेसली प्रूफ, रिकरेसली तो क्या है इसको, मतलब एग्जांपल लेकर के उसको प्रूफ करते हैं। अरे सीक्वेंशियल बोलो, आर्यन को बोलना, तो आर्यन बोलो। आर्यन, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जैसे कि डिस्प्रूव करने के काम आता है ना। डिस्प्रूव करने के काम आता है, एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें होता है कि जैसे कि एक एफ एक्स लेते हैं जो कि एल पे कन्वर्ज करता है, ओके, और एक एक्सन लेते हैं जो कि एल एल पे कन्वर्ज करता है। अगर दोनों एल पे कन्वर्ज करता है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस होगा। वही तो था, कॉन्टिन्यूअस होगा या मतलब एक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? इधर एल नहीं, पे नहीं, इधर एफ सी पे कन्वर्ज करता है। एफ ऑफ सी। क्या? देखो देखो मैं बताता हूँ। अगर आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर फंक्शन की लिमिट आप बताना चाहो, तो वो फंक्शन की लिमिट क्या आनी चाहिए? एफ सी के इक्वल आनी चाहिए। मतलब आपका एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। इफ कब होगा? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर कोई एक्शन सीक्वेंस आप ले लो, वो एक्शन सीक्वेंस जा करके किसी पॉइंट सी को कन्वर्ज कर जाती है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए, क्या इंप्लाई करना चाहिए? कि आपकी सीक्वेंस, जो आप सीक्वेंस बनाओगे एफ एक्स एन, उसको भी जा करके किसी एफ सी को ही कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है और ऐसा नहीं होता है, देन हम क्या बोल देते हैं? अगर ये प्रूव नहीं हो पाता है कि एफ एक्स एन जो है एफ ऑफ सी में जाकर के कन्वर्ट करता है, देन हम नहीं बोल सकते कि ये क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। गॉट इट? जैसे कि भैया इसको ये नहीं बोल सकते कि एक्शन अगर एल पे कन्वर्ज करता है तो एफ एक्शन भी एल पे कन्वर्ज करेगा, तब वो होगा सीक्वेंस नहीं, क्राइटेरिया एफ एक्स एन से को प्रूव। एफ एल में कन्वर्ट करना होगा। देखिए, एक्स एन अगर एल को कन्वर्ट करता है तो एफ एक्स एन को एफ एल में कन्वर्ज करना होगा। अगर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। गॉट इट? हाँ, गॉट इट परफेक्टली? समझ गए? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया समझ गए? अगर एक सीक्वेंस हम ले लें जो किसी पर्टिकुलर रियल नंबर को कन्वर्ट करती है, जैसे यहाँ पर सी की बात हम कर रहे हैं, तो वो इंप्लाई करना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स एन, एक सीक्वेंस अगर हम डिफाइन करें तो वो एफ ऑफ सी में ही जाकर के कन्वर्ट करे। गॉट इट? अब इसको अगर आपको प्रूव करना पड़ जाए, मान लो कि जैम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसके प्रूफ के बेस पे, इसके प्रूफ के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, आप एक चीज बता देता हूं मैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर मेरे साथ में लाइव, उनको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ना, जैम के लिए आप ना जाने कहां कहां से करोगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप बहुत सारी कर लोगे। ठीक है, बात आएगी कि आप जैम निकाल भी लो, उसके बाद में क्या? जैम मान लो आपका निकल गया, आपकी रैंक आ गई, मान लो अंडर 200 आपकी रैंक आ गई। अभी ठीक है, अंडर 200 आपकी रैंक यहाँ पर आ गई। अब आपकी रैंक मान लो एक्स है, 200 से कम आपकी रैंक है, आपको इसका प्रूफ भी नहीं आता है, इसको प्रूफ करना भी आपको नहीं आता है, तो भाई आईआईटी आपके लिए नरक बन जाएगा।
ठीक है, ये छोटी सी बात कहनी थी। बाकी कल पूरा जो लेक्चर दिया था इसके ऊपर वो आप देख सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है, अब आप इसका एक बार प्रूफ निकालने की कोशिश करो। मैं देखो यहाँ पर पूरा रिसर्च नहीं करूंगा, बस इसका प्रूफ किस तरह से फ्रेम हुआ, किस तरह से समझाया गया है ना, बुक में एस के मापा सर ने क्या इसको माना, किस तरह से इसका प्रूफ है, हल्का सा हम प्रूफ सिर्फ देखेंगे, ताकि प्रूफ के ऊपर अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है आ जाता है जैम में तो हम कर पाए। दूसरा, हमें कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए, बिकॉज बिना प्रूफ के भाई सर्वाइवल आसान नहीं है आईआईटी में। मैं बार बार वही बात बोलता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, प्रूव करने की कोशिश कीजिए। मोहित, विजेंद्र, आमी, राखी, आर्यन, अब पांचों को कह रहा हूं एक बार ये प्रूव करने का ट्राई कीजिए। आप पेन उठाइए, एक बार ट्राई कीजिए कि इसकी शुरुआत कहां से करेंगे। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जैम में प्रूफ नहीं जरूरी, तो भाई गलत रास्ते पर हो। अभी मैंने ये तक कह दिया था कि आईआईटी के 2-3 बंदे लाऊंगा और आपकी बात करवा दूंगा कि कितना जरूरी होता है प्रूफ राइटिंग। ठीक है, करो, ट्राई करो। आपके पास में 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो। उसके बाद में नहीं आता है देन हम इसके प्रूफ को सिर्फ एक बार समझेंगे। ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझेंगे। उसके बाद में भी आपको नहीं आएगा देन लेट मी नो। ट्रस्ट नहीं होता है लोगों को कि यार ये प्रूफ करवा रहा है, प्रूफ में तो जैम में प्रूफ से लेना देना ही नहीं है, ऐसा लगता है। बट भाई जैम तो निकाल लोगे, उसके बाद में क्या, बाद में नहीं मिलेगा आपको टाइम इतना कि आप प्रूफ राइटिंग करो बैठ करके। साथ ही साथ जहां आप 10 मिनट दे रहे हो एक कॉन्सेप्ट को, तो 10 से 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एक्स्ट्रा दे करके उसका बेस भी जानते चलो, उसका बेसिक्स जानते चलो कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए बस कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ओके, एक बार ट्राई कीजिए। आपके पास में 8:34 का टाइम है, तब तक आप ट्राई कीजिए। इतने में इसका और आसान भाषा में प्रूफ निकाल लेता हूँ, ताकि मैं और आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। भैया जैसे कि इसको एग्जाम्पल से कर सकते हैं नहीं, फॉर एग्जाम्पल और इज नॉट अ पीएमआई प्रूफ। हाँ, पीएमआई पीएमआई लगा के लगा नहीं कर सकते हो, सकते?
पीएमआई लगा सकते हो आप। अच्छा एग्जाम्पल नहीं लेना, एग्जाम्पल लेना जो होता है वो प्रूफ राइटिंग के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, उसको नहीं ले सकते। आप में से किसी को प्राइवेसी कंसर्न तो नहीं है ना? क्योंकि ये सब चीजें रिकॉर्ड होती है, जो भी आप मैसेज करते हो, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप पूछते हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है और सब पब्लिकली यूट्यूब पे जाता है। तो अगर किसी को प्राइवेसी कंसर्न है तो बहुत ही सोच समझ के बोलने की जरूरत है। तो अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया है तो मुझे बाद में मैसेज करके बोल सकते हो कि भैया वो काट देना, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको काटना पड़ेगा। ऐसे तो आप में से कुछ ऐसा कुछ बोलते भी नहीं हो कि जिससे कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसको एकदम बढ़िया से करवा दूं जिसमें आप उतार भी सको, ऐसा प्रूफ करवा दूं कि आप कभी ना भूल पाओ, इस तरह से करवा दूं इसको। यस। आमी गोगरी और विजेंद्र यादव, आप लोग भी बताइए। देखो आपने पढ़ रखा तो होगा, है ना विजेंद्र, आपने भी पढ़ रखा होगा कि ऐसा होता है, लेकिन इसको प्रूव करना इतना आसान तो नहीं है। क्या आप दोनों ने कर लिया प्रूव? आर्यन आपने कर लिया? भैया, जैसे कि हमने इसको मतलब किया कि एक हम इसमें दो केस मान लिए, जैसे कि हाँ हाँ बोलो बोलो। इसमें हम दो केस मान लिए, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ सी का एक मान लिए, एक एक्शन कन्वर्स टू सी तो एफ एक्शन कन्वर्स टू एफ सी, ये का। जैसे कि हम इसमें किए कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स सी लिए तो मेरा लिमिट सेम लिमिट पे कन्वर्ज करना चाहिए, एक केस ये हो जाएगा। और दूसरा ये हो जाएगा अगर लिमिट सेम पे कन्वर्ज करेगा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होगा। ये किए हैं केस, दो केस करके। तो पहला केस किए कि एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ सी है तो लिमिट एल पे कन्वर्ज करेगा, दोनों का लिमिट सेम हो जाएगा। और दूसरा कि अगर दोनों का लिमिट सेम जा रहा है तो ये दोनों फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ सी बोथ आर इक्वल होंगे, ऐसे करके किए हैं। और पीएमआई लगा दिए हैं तो ये इन्फिनिटी टर्म के लिए भी ट्रू हो जाएगा मेरे हिसाब से। सही है आपका तरीका। जैसे नहीं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ सी एक केस ले लिए, ठीक हम्म है। हम्म और एक केस लिए कि अगर लिमिट दोनों का सेम हो रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होगा, ये एक केस ले लिए। हम्म ये तो बताओ सही भाई, होगा, होना चाहिए, क्योंकि राखी बताओ पीएमआई लगाए कैसे। तो इन्फिनिटी टर्म के लिए भी ट्रू हो जाएगा। हाँ, बाकी लोगों ऐसे को कर समझ में आ सकते रहा है हैं। जो आर्यन समझा रहे हैं? रुकिए रुकिए, समझाते हैं, एक मिनट। जैसे हम नहीं किए हैं आया। वो बताते हैं। जैसे कि हमको पता है दो कंडीशन, ठीक है। हम्म एक पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा तो होगा ना ये। हाँ कंटिन्यूटी तो होगा तो तो होगा मेरा यस। लिमिट सेम पे एल पे कन्वर्ट करेगा। और एक हम कंडीशन लिए कि अगर मेरा लिमिट एल पे कन्वर्ट कर रहा है तो हम्म मेरा एफ एक्स इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। बस यही दो कंडीशन लिए। अब हम पहले में लिए कि एफ एक्स इक्वल टू एफ सी का कंडीशन लेके बनाए तो मेरा लिमिट जो है एल पे कन्वर्ट किया। और दूसरे का कंडीशन जो बनाए वो एल पे कन्वर्ट मेरा कर रहा है, तभी तो करेगा जब एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होगा। ऐसे करके किए हैं, ये कोई समझ में आ रहा है किसी को? हम ऐसे ही किए हैं। तो मैं तो इसमें समझ गया, पीएमआई बाकी लगा बताओ दिए भाई। हैं तो इन्फिनिटी टर्म के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। विजेंद्र बताओ आप। नहीं आया, विजेंद्र को नहीं आया और राखी को भी नहीं आया। ठीक है, आमी गोगरी को आ गया। ओके, चलिए आपका तरीका जो है एक बार वो भी बताएंगे। पहले जो एस के मापा बुक में
जो तरीका दिया हुआ है ना, पहले हम एज इट इज उसी को सीख लेते हैं, ठीक है। तो आप जो हैं एक बार देख लो पेज नंबर 253, मैं स्ट्रिक्टली एस के मापा फॉलो कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। पेज 253 एंड थ्योरम नंबर है 8.1.3, ठीक है। सबसे पहले जो थ्योरम है वही हम लिख लेते हैं कि थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। इसके अंदर कुछ डिनोशंस हैं, ठीक है, वो बताना आप मुझे। देखो, लेट D इज ए सबसेट ऑफ R। अब यहाँ पे सबसेट जो है ना, एस के मापा में आपको कहीं भी ये वाला साइन नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आप ये साथ में लेकर के चलिए, ठीक है। आप सबसेट ही मान लीजिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात मत कीजिए फिलहाल के लिए। अगर आप एस के मापा पढ़ रहे हो तो आप इस सबसेट लेकर के चलिए बस, सिंपली, ओके। एंड f is a function from D to R, ओके, be a function। ये मैं एज इट इज लिख रहा हूं जो एस के मापा में लिखा हुआ है, ठीक है, थ्योरम लिख रहा हूं। फिर उस थ्योरम को उसी तरीके से समझेंगे जैसा कि एस के मापा में दिया हुआ है। इससे आपका एक और फायदा होगा कि जब भी आप बुक पढ़ने बैठोगे एस के मापा जैसी बुक, तो आप डायरेक्ट समझ पाओगे वहां से, ओके। तो ये एक फंक्शन है, इतना दिया हुआ है। आप लेट x बिलोंगिंग टू d इंटरसेक्शन d डैश। अभी d डैश का मतलब कौन बताएगा? यहाँ पे d डैश का मतलब कौन बताएगा, बताओ। बोलो भाई, जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम देखते हैं तो d डैश क्यों लिखते हैं? आर्यन बताइए। क्या भैया? यहाँ पर d इंटरसेक्शन d डैश क्यों ले रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे x नहीं आएगा, c आएगा, c पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर c आएगा, ठीक है। एक पॉइंट c ले रहे हैं, d इंटरसेक्शन d डैश, ठीक है। f इज, सोचो ये d डैश क्या हो सकता है? f इज continuous at C if and only if, इसको I डबल एफ लिख सकते हैं हम, if and only if for all sequences xn in D converging to C। यहां तक समझ में आया? कन्वर्जिंग टू C, देन कोमा। इस कोमा का मतलब ही यहां पे हो जाता है कि अगली लाइन जो है इस लाइन से ही इंप्लाई हो रही है, ओके। द सीक्वेंस f of xn, इसको भी ये वाला साइन ले लो आप, f of xn converges to f of c। ये है भाई स्टेटमेंट। अब यहाँ पे d डैश का मतलब आप मुझे बता दीजिए, d डैश है क्या है यहाँ पर? क्या d में से माइनस क्या हो गया, कौन सा पॉइंट माइनस हो गया? किस पॉइंट को आपने यहां से माइनस कर दिया है d में से, जब जाकर के d डैश बना? भाई d डैश जब हम लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहे हो? कॉम्प्लीमेंट। अरे नहीं, एक बार मैंने बताया था आपको कि d के सारे ही लिमिट पॉइंट्स का आप सेट ले लो तो वो सेट क्या बनता है? उस सेट को क्या बोलते हैं हम? डिराइव्ड सेट बोलते हैं। डिराइव्ड सेट। तो यस अगर यस। d के साथ में उसका डिराइव्ड सेट इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं और d डैश से डिराइव्ड d, तो ये c को एक लिमिट पॉइंट होना होगा ना इस इंटरवल d का। c इज ए लिमिट पॉइंट यस। ऑफ d। बोलिए, यहां तक समझे?
सी जो है वो लिमिट पॉइंट होगा डी का। ओके, एक मिनट रुको बस, बाकी लोगों को यार थोड़ा सा अवेयर कर दूं क्या चल रहा है इधर। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्यों पीछे पड़े रहते हैं, है ना? नहीं, ऐसे ही अच्छा है। एक मिनट रुकिए बस। भाई देखो, कई बार क्या होता है ना, लोगों को बताना पड़ता है कि आओ एक बार देखो, ठीक है? तो कई बार जरूरी हो जाता है बताना। राखी, प्रियांशी क्यों नहीं आई? ना दिवाकर आया, कुछ ऐसा मतलब फंक्शन वगैरह है क्या कुछ? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई। ऐसे ही प्रूव किया हूँ मैंने क्लास 10th के कॉन्सेप्ट से इसे नेसेसरी इंसफिशिएंट कंडीशन इधर भी ऐसे। क्लास 10th में पीएमआई नहीं आती है आर्यन, क्लास 10th में थोड़ी ना पीएमआई आती है, 11th में स्टार्ट होती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी। बोलिए। अच्छा, 10 में ही आपने पढ़ लिया था? वाह वाह, आगे चल रहे हैं आप तो बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो। भैया एक बार वो देख लीजिए ना, थोड़ा कमेंट जो हम किए थे ऊपर, कौन सा कैसे कमेंट? प्रूव किए थे वो वाला एक बार देखिए अच्छा ऊपर। देखो, केस वन जो है आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ हम्म। सी ले लिया, ठीक है? तो भाई मेरे, एक बात बताओ। हम्म, हाँ, इफ एंड ओनली इफ है, नहीं बिल्कुल मतलब बिल्कुल कि बिल्कुल सही है, सही है, सही है। देन वी हैव टू प्रूव देयर लिमिट्स आर सेम, ओके, बाय यूजिंग पीएमआई। भाई पीएमआई का यहाँ पे यूज आपने किस तरह से किया, एक काम करना, आप मुझे एक बार लिख करके और भेज देना, ठीक है? कि आपने हाँ पीएमआई का वही यूज लिख के यहाँ पे भेज किस देंगे, सही है। तरह, आप मुझे ना लिख के भेजना पूरा। उसके बाद में इसको हम्म, पीएमआई से भी करवाएंगे, अगर ठीक ठाक लगा हाँ तो कल लिख के इसको भेज पीएमआई। देंगे ना, लेकिन हाँ, इसी मेथड से किए हैं, मतलब इसी मेथड से इसी कॉन्सेप्ट मेथड यही से। लगा है। सही है फिर तो। एक को मान करके दूसरे को प्रूव करना है, दूसरे को मान करके पहले को प्रूव करना है, यही तो होता है। हाँ वही। ठीक है। अब देखो, यहां पर अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एक डिटेल से समझने वाले हैं। लेट डी इज ए सबसेट ऑफ आर, एफ एक फंक्शन है डी से आर में, बी ए फंक्शन, ठीक है? लेट सी बिलोंगिंग टू डी इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ डी। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि यार ये क्यों ले रहे हैं हम, ये डी इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ डी, कि ऐसा क्यों ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं पूछ लेता हूं आपसे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। लो, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, बोलो। ठीक है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, एफ कॉन्टिन्यूअस होगा सी पर इफ एंड ओनली इफ। अब देखो, फॉर ऑल सीक्वेंसेस एक्स एन, जो कि डी को, एक्स एन इन डी जो कि डी के अंदर है, अगर वो सीक्वेंसेस सी को कन्वर्ज करती हैं, मान लो कि आपके पास में सारी सीक्वेंसेस एक्स एन कहाँ जाती है, सी को जाती है, तो क्या इंप्लाई होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स एन कहाँ जाना चाहिए, एफ सी को जाना चाहिए। तो क्या कभी भी फॉर ऑल सीक्वेंसेस सी को जाती है, ऐसे केसेस में इसको प्रूविंग के लिए काम में ले सकते हो आप, इसको प्रूव करने के मतलब हमेशा इसको आप कॉन्टिन्यूटी डिस्प्रूव करने के लिए काम में लोगे ना, प्रूव करने के लिए काम में ले सकते हो। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक सीक्वेंस चली गई तो सारी ही चली जाएगी, जैसा कि आर्यन ने बताया पीएमआई से? क्या ऐसा कह सकते हो आप? ये एक क्वेश्चन नॉट है। पॉसिबल।
पॉसिबल है या नहीं उस चीज के बारे में आप सोचिए कि पॉसिबल अगर होता तो कैसे होता। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए जो मेथड एस के मापा में दिया हुआ है मैं एज इट इज आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास में बुक है तो आपको एक बार खोल करके देख लीजिए, उसमें आपको ज्यादा आसानी होगी। देखिए, तो इसका लिख लेते हैं हम प्रूफ। लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस एट सी। देखो, पहले हम अगर कॉन्टिन्यूअस मान लें तो हम ये दिखा देंगे ना कि एक्स एन अगर सी को जाता है तो एफ एक्स एन भी एफ ऑफ सी को जाएगा। ये हम पहला स्टेटमेंट प्रूव कर देंगे। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो ये है कि एफ कॉन्टिन्यूअस है, और सेकंड स्टेटमेंट ये है कि सीक्वेंस एक्स एन सी को जाती है तो एफ ऑफ एक्स एन भी एफ सी को ही जाएगा। ये सेकंड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस एट सी। ओके, आज यही क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि 9 बजे से फिर के एफ वाला डिस्कशन भी करना है। लेट एक्स एन बी ए sequence in D such that limit xn is equal to c। भाई xn एक सीक्वेंस है आपके डोमेन में जिसकी लिमिट क्या है, c है। ठीक है, ये भी आपने क्या किया, मान लिया। सिंस f कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी की यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। सिंस f is continuous at C, then अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, for a pre assigned positive epsilon there exist a positive delta such that क्या बोल सकते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का जो गैप है वो हमेशा ही एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी एस के मापा में इस तरह से डिनोट किया हुआ है, इंटरसेक्शन डी, इसके अंदर अगर एक्स आता है तो। ओके, इसके अंदर अगर एक्स आता है तो आपका एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा किया जाना चाहिए, किसी भी एप्सिलॉन से छोटा किया जाना चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन समझ में आई सबको? यस। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स को हम डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन डी से ले रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या एक्स कभी सी बन सकता है? बोलिए, क्या एक्स क्या? आपका सी बन सकता है? हाँ, क्योंकि वो डिराइव सेट में से ही आ रहा है ना। एक्स यहां से आ रहा है, एक्स कहां से आ रहा है, डिराइव सेट में से आ रहा है, और डिराइव सेट में आ रहा है, कौन आ रहा है, सी आ रहा है डिराइव सेट में। जो आपका सी आपने लिया है डिराइव सेट में से तो वो आ रहा है ना। सोचो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो आप एक बार, ये लाइन कैसे आई, और जिसको भी आ जाए एक बार यहाँ पे कमेंट करके बताना, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, सिंस लिमिट जो है एक्स एन की वो सी दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, लिमिट एक्स एन की सी दी हुई है। अगर एक्स एन की लिमिट सी है देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m belonging to n such that xn और c के जो बीच का गैप है वो किसी एक डेल्टा से छोटा किया जा सकता है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m के लिए। भाई ये आपकी स्टेज हो जाएगी, आपने जो इसकी
फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अंदर जो हम स्टेज लेते हैं कि एक स्टेज के बाद में ऐसा होना चाहिए, तो m क्या हो जाएगा वहां पर, m आपकी स्टेज हो जाएगी। स्टेज के बाद में जितने भी n आ रहे हैं उनके लिए xn और c के बीच का गैप आपके किसी भी डेल्टा से छोटा किया जा सकता है। बोलिए। यस। ठीक है। नाउ therefore for all n is greater than equal to m, xn जो है वो बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है भाई, डेल्टा नेबरहुड ऑफ c। भाई xn जो है वो डेल्टा नेबरहुड ऑफ c में आता है। उनके लिए आगे क्या कह रहा है, उनके लिए ऐसा होगा, देखो सारे के सारे n जो कि आपके उस स्टेज से बाद में आ रहे हैं, वो स्टेज m के बाद में जितने भी n आ रहे हैं, तो आपकी सीक्वेंस जो है वो डेल्टा नेबरहुड ऑफ c में चली जाएगी, क्योंकि यहां पर xn c को ही तो कन्वर्ज कर रहा है ना। तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम ही नहीं है, इस लाइन ऊपर वाली का और इस लाइन का मतलब। बोलो। ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है उसका और नीचे जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब सेम ही हो गया ना। एक्शन आपका सी के पास ही चला जाएगा, इसका मतलब एक स्टेज एम के बाद में जितने भी नेचुरल नंबर या स्टेजेस आ रही हैं उसके लिए आपकी सीक्वेंस हमेशा सी के डेल्टा नेबरहुड के अंदर ही रहने वाली है। क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस। गॉट इट? विजेंद्र, आमी बताइए, सही कह रहा हूं? हाँ भैया। ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, xn जो है xn वो बिलोंग कर जाएगा n c डेल्टा नेबरहुड ऑफ c इंटरसेक्शन d में फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। बताइए ये क्यों आया यहां पर, इंटरसेक्शन d के साथ में क्यों ले लिया आपने? भैया एक बात बताइए कि C का डेल्टा नेबरहुड छोटा है या D छोटा है? पहले तो मुझे ये बताइए इन दोनों में से कौन छोटा है? C का डेल्टा नेबरहुड छोटा है। अब उसको आप किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे तो ये हमेशा ही ट्रू हो जाएगा ना। अब खुद ही देखिए यहाँ पर हमेशा ही ट्रू हो जाएगा, कुछ गलत है क्या इसमें? अच्छा ये देखिए आप कि अगर आपका xn नेचुरल नंबर से आता है और मैं कहूं कि xn नेचुरल नंबर और रियल नंबर के इंटरसेक्शन से आता है, तो क्या ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही बात नहीं है? कोई अलग बात है हाँ, क्या एक इन ही दोनों? बात है। कोई अलग बात नहीं है ना इन दोनों नहीं। लाइंस में। तो बस उसी तरह से हमने नहीं। इसको इंटरसेक्शन डी करके लिख दिया है। ओके। अब यहां से इन्होंने बोला है सिंस xn बिलोंगिंग टू d, xn जो है आपका d में आ गया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। भाई आप n की कोई भी वैल्यू उठाओगे तो आप d के अंदर तो आ ही जाओगे ना, क्योंकि d के साथ में ही तो इंटरसेक्शन हो रहा है ना भाई। एक बात बताओ, तो यहां से ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम xn बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ऐसा नहीं बोल सकते क्या? आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, xn हमेशा ही रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो नेचुरल नंबर मिल गया हमें, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो रियल में तो ऑब्वियस बात है ना करेगा। यहां पर अगर मैं रेशनल ले लेता तो भी तो करना था ना, इरेशनल ले लेता तो भी तो करना था ना, हमेशा ही करता। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि xn जो है वो d में ही बिलोंग कर जाएगा। गॉट इट?
गॉट इट यहां तक? ओके, आगे चलें। यहां से क्या प्रूव हो गया कि xn आपका d से आ गया फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां से ये क्या शो कर देता है कि लिमिट ऑफ f ऑफ xn इज इक्वल टू fc। अब ये fc के इक्वल लिमिट कैसे आ गई, आप में से बताएगा कोई? बोलो। सीन्स जब हम f ऑफ xn और f ऑफ c के बीच के गैप को जब हम देखते हैं तो वो आपका हमेशा ही एक एप्सिलॉन से छोटा आता है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए। इसकी वजह से आपकी जो लिमिट है f ऑफ xn की वो हमेशा ही f ऑफ c के इक्वल आ जाने वाली है। बताइए, गॉट इट? यस भैया। कैसे आया समझाओगे, एक बार बताओगे? क्या चीज? ये कैसे किया मैंने, बताओगे एक बार? हाँ हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि लिमिट के डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ना, जब एफ एक्स कन्वर्ट करता है एल पे तो हम एल को इस साइड लेके जाते हैं, एप्सिलॉन से छोटा करते हैं। यही तो एग्जैक्टली हुआ है। समझ गए विजेंद्र, आप समझ गए? हाँ, ये ऊपर वाली लाइन से इम्प्लाइज भी तो सकता है। ऊपर वाले लाइन से ये इम्प्लीकेशन एक्शन भी है। बिलोंग टू हम्म, एक्शन बिलोंग टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ इंटरसेक्शन डी। जी। आपको समझ में आ गया अच्छे से? हाँ ठीक, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी हम कल से कंटिन्यू करेंगे और कल से आपका 8 बजे रहेगी क्लास, ठीक है? आज थोड़ा सा लेट हो गए थे और थोड़ा ही हो पाया, ठीक है? कल से इसको कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू सो मच।